हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं 2 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का जो पेपर आप देखेंगे वो पूरा का पूरा बजट और उसके एनालिसिस पे आया है। तो बजट का तो वैसे मैंने कल आपको प्रोविजंस ऑलरेडी बताए हुए थे, सारे प्रोविजंस जो बजट में हुए थे। आज हम उनका थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे, बार रिवाइज करेंगे क्या क्या प्रोविजंस है, फिर उनको एनालिसिस भी करेंगे उनका कि क्या कैसा रहा, सोशल सेक्टर को कितना मिलना था, कितना मिला है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। स्टार्ट करने से पहले आपसे केवल रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि प्लीज डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट ऑन द चैनल। जो भी वीडियो आपको पसंद आता है उस पर लाइक करने में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, है ना। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा नया चैनल जो हमने बनाया उसमें कंटेंट ऑलरेडी डल रहा है। आर्ट एंड कल्चर के 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं, इकोनॉमी के 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। और जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है वो हमारा करंट अफेयर्स रिवीजन प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपका काफी रिवीजन हो जाएगा फॉर द ईयर 2022। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और बिल्कुल तैयार रहिए बजट का पूरा एनालिसिस सुनने के लिए, जो भी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम बजट की बात करें तो कुछ बेसिक की पॉइंटर्स दे देते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इस साल का बजट है वो 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में आया, तो इसलिए हम इंडिया एट 75 पे है। और 25 साल के बाद यानी कि 2047 में 100 साल हो जाएंगे, 100 हो जाएगा, मतलब कि इंडिया एट 100 हो जाएगा। तो ये जो 75 से 100 के बीच का जो समय है इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने अमृत काल बोला है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज कॉल्ड दिस एज अमृत काल। और इस अमृत काल में जो सबसे बड़ा जो ड्राइवर रहेगा इकोनॉमी का वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रहेगा पीएम गति शक्ति। ये सारी चीजों ने कही है इसमें। इसके साथ उन्होंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात की है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की है। तो ये सारे जो रहेंगे ड्राइवर्स रहेंगे। एक एक करके हम उनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजन किसके लिए किया गया है। तो बजट मैंने अमृतकाल वाली बात आपको बता दी ऑलरेडी, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको देखना है कि जो जो बेसिक चीज जो चेंज नहीं हुई है वो बता दूं। जैसे कि इनकम टैक्स और जो ये टैक्स स्लैब था ये बिल्कुल चेंज नहीं किया गया, इसको अनचेंज किया गया है। प्लस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अभी आपको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है ना। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा प्रोविजन है कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको अगर अपनी एडिशनल इनकम्स के बारे में गवर्नमेंट को बताना है तो आपको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है फॉर गोइंग फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये चीज़ किया गया है। कुछ चीज़ें जो लगा ऐसा कि जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, ज़्यादा नहीं दिखी हैं, वो है जैसे मनरेगा। मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। ऑलरेडी हमको पता है कि मनरेगा का हमने कितने पढ़ा है कि इसमें और जॉब एलोकेशन, इसका पेमेंट टाइमली किया जाए। वहीं मनरेगा की जो बजट एलोकेशन उसमें 25% का कट देखने को मिला है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस जो कि हजम नहीं होने वाली बात नहीं थी बजट में, वैसी बात है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पे बजट प्रोविजन हमने देखने को मिली। और इसके अलावा जैसे एक एक करके मैं और आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है विदाउट मेंशनिंग बॉर्डर विद चाइना द बजट प्रॉमिस्ड अ कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो एग्जिस्टिंग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। अब ऐसे डायरेक्टली चाइना का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बात जो थी वो उसी के रिगार्डिंग थी कि चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको स्ट्रेंथन करना है, वहाँ पे किसी प्रकार का चाइना का मिसचीफ ना हो, या वो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन ये सब करते रहते वैसी कोई एक्टिविटी ना हो, ठीक है ना। 5G सर्विसेज के रोल आउट के बारे में आपको बता दूं कि 2023 में जो है इसका रोल आउट फाइनली होने की संभावना है। 2022 में एक और ऑक्शन करने की बात निर्मला सीतारमण जी ने बताई है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट द गवर्नमेंट वुड ऑक्शन द टेलीकॉम स्पेक्ट्रम इन 2022, जिसमें ये 5G का रोल आउट करेंगे, 5G रोल आउट करेंगे। और जो प्राइवेट प्लेयर्स है दे कैन स्टार्ट द 5G रोल आउट इन 2023 फाइनली। तो 2023 तक इसको पूरी तरीके से स्टार्ट करने की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने की है फॉर द 5G रोल आउट। इसके अलावा जो ये ब्रॉडबैंड है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसको थोड़ा अफोर्डेबल बनाने की बात भी की गई है। नाउ दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट मेकिंग दिस अफोर्डेबल। और ये अफोर्डेबल किस तरह से बनाया जाएगा, इसमें जो NOFN यानी कि भारत नेट का प्रोजेक्ट आपको याद है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या भारत नेट जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो भारत नेट प्रोग्राम है ये गांवों तक यानी कि ये विलेजेस में और ये रूरल एरियाज में भी ले जाया जाएगा। और वहां पे भी 2025 तक उनको भी ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ ब्रॉडबैंड के लिए जो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड है उसका 5% एलोकेट किया जाएगा। 5% कलेक्शन जो USOF में आता है ना, यानी कि यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड में जो 5% कलेक्शन आता है वो कहां जाएगा, वो
जाएगा वुड बी एलोकेटेड फ्रॉम फॉर द ब्रॉडबैंड प्रोविजन और फॉर द R&D एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो यूएसओएफ का 5% जो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड है उसका 5% भी यहीं पे जाएगा, और बीएसएनएल को अलग से गवर्नमेंट ने पैसे देने की बात की है। ठीक है ना। तो आज का अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा और आज का मेंस क्वेश्चन भी दूंगा, थोड़ा बैठे रहना। ये फ्रंट पेज का मैं आपको बजट बस थोड़ा सा कुछ जो चीज़ें थी बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी आज के दूंगा और मैं आज के आपको आज का मेंस क्वेश्चन भी दूंगा, तो उसका भी आप आंसर लिखिएगा। फिनेंस मिनिस्टर ने एक टैक्स दिया है फॉर द वर्चुअल एसेट्स। अब जैसे आपका वर्चुअल एसेट्स होता है ना, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गई, बिटकॉइंस हो गए, या फिर आपकी जो नॉन फंजिबल टोकन्स हो गए, ये सारे डिजिटल एसेट्स में आते हैं। तो इनको टैक्स, इनकी जो इनकम प्रॉफिट है उसमें 30% का टैक्स करने की बात फिनेंस मिनिस्टर ने कही है। अभी देखो एक तरीके से जो क्रिप्टो करेंसीज था उनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी लीगल बात नहीं की गई थी। एक तरीके से ये टैक्स लेना उसको लीगलाइज करने जैसा ही हो गया। मतलब अभी क्लियरली उसको लीगलाइज नहीं कहा गया है, लेकिन उसकी इनकम पे टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है ना, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने उसको दरकिनार नहीं किया। तो एक तरीके से ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इसको थोड़ा टैकल करना मुश्किल होगा। इसका एनालिसिस में अगर आपको बताऊं तो जैसे देखो, चूंकि कोई रेगुलेटर नहीं है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी देखो तो उसका कोई रेगुलेटर है क्या? क्रिप्टो का कोई रेगुलेटर नहीं है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से डिसाइड करेगी, किस तरीके से मतलब कि पता करेगी कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है? तो दैट विल बी अ टफर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है ना, कह तो दिया उन्होंने, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा रहेगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा, है ना। इसके अलावा जो टैक्सेशन का फार्मूला है, यानी कि 30% जो टैक्सेशन का फार्मूला है, उसके लिए जो निर्मला सीतारमण जी ने बात बोली वो ये है, the most common method of taxing the cryptocurrency is the method which includes highest in first out, HIFO का मेथोडोलॉजी यूज किया गया है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, कि कल को अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी लिखी है, मोस्ट कॉमनली यूज क्रिप्टो करेंसी टैक्स कैलकुलेशन मेथड इज हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है ना, ये भी है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर ये मेथोडोलॉजी बेसिकली है वो यूज़ की जा रही है। तो बस का नाम याद रखिएगा, हीफो अप्रोच, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बस HIFO, केवल इतना याद रखना कि HIFO यानी कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट जो अप्रोच है, दैट इज द थिंग। और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहती है और यही फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टैक्सेस यूज़ की जाती है ज़्यादातर। तो ये आप याद रखिएगा। ऊपर का जो ये हेडलाइंस है मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेसिकली जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जोड़ने की बात की है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने भी 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख पोस्टल जो पोस्ट ऑफिस बैंक है ये सब है, उन सभी जगह कोर बैंकिंग सोल्यूशंस लाए जाएंगे। कोर बैंकिंग सोल्यूशंस मतलब कि मान लो आपको पोस्ट ऑफिस के बैंक से स्टेट बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है ऑनलाइन, तो आप वो भी कर सकते हो। अभी क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस बैंक से उसका प्रोसेस बहुत ही पुराना प्रोसेस चल रहा है, आज भी बहुत ही पुरानी बैंकिंग चल रही है, वहाँ पे कोर बैंकिंग से उसको जोड़ा नहीं गया है। लेकिन अब ऐसा हो जाएगा तो वहाँ पे भी UPI, वहाँ पे भी आप उसमें वहाँ से किसी दूसरे बैंक में खाते में डालना है पैसा, या वहाँ से किसी और बैंक से वहाँ डालना है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। आगे आने वाले पेजेस में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा पुश देखने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। और एक डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपी जो है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की जाएगी 2022-23 में। एंड इट विल बी मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, इट विल बी एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिजिटल करेंसी भी निकाली जाएगी। ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, इसको लिख लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट मी टेल द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के जो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, पहला सवाल है, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वाज हेडेड बाय हुम? कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स किसके द्वारा हेड की गई थी? ऑप्शंस आर रघुराम राजन, विरल आचार्य, उर्जित पटेल, शक्तिकांता दास। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको आंसर बता दूंगा वैसे, है ना। आंसर है इसका ए, रघुराम राजन। ठीक है ना। दूसरा सवाल है, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स? इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में इनमें से क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स, सेकंड इज गोल्ड, थर्ड इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो ये फॉरेक्स रिजर्व का बास्केट है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव। इसका इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। ठीक है, तीनों चीजें रहती हैं।
तो ये भी आसान था। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डोमिनेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कीपिंग फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व क्यों रखा जाता है, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर चलो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप मुझे तीसरे सवाल का आंसर एटलीस्ट बताइएगा और बाकी आप बताइएगा कि तीनों में से कितने आपसे बन रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें 2 पॉइंट दिए हैं। पहला है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस इन मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, दूसरा है रिड्यूस एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटीज बाय मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी। तो आपको मतलब क्या लगता है कि क्यों फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन किया जाता है? 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको बताना है, 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन। आज का जो मेंस क्वेश्चन है, और प्लीज ट्राई करिएगा कि ये मेंस क्वेश्चन आप लिखें, जरूर लिखें इसका आंसर, कि एनालाइज द बजट 2022-23 इन द लाइट ऑफ द कोविड पैंडेमिक। तो कोविड पैंडेमिक की लाइट में आपको एनालाइज करना है इस बार का बजट, है ना। कोविड पैंडेमिक के लाइट में आपको इस साल का बजट जो है वो एनालाइज करना। तो प्लीज डू टेल मी द आंसर फॉर दिस। काफी प्यारा क्वेश्चन है, आप जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब आगे मूव करते, अब हम प्रॉपर बजट के एक पैरा उसमें आते हैं। फिनेंस मिनिस्टर रिटेन्स द टैक्स स्लैब अलाउड अपडेटेड रिटर्न। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो टैक्स रेट है उनको चेंज नहीं किया गया, इनकम टैक्स और इनमें चेंज नहीं किया गया। देखो अब इसका एनालिसिस भी करते जा रहा हूं मैं, साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं उसका क्या प्रोविजन कैसा है। देखो सबसे पहली बात कि टैक्स रेट अपडेट नहीं करना एक गलत चीज थी। क्यों गलत चीज थी? एज पर दी ऑथर, बहुत सारे अभी आर्टिकल्स हैं, उन सबका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं कि उनका ये कहना है कि भाई देखो कोविड का ईयर था, पिछले 2 साल कोविड का ईयर था, ठीक है ना। तो आप उनको टैक्स रिलीफ चाहिए था, जो पब्लिक थी इट वाज एक्सपेक्टिंग अ टैक्स रिलीफ, द बिजनेसेस वर एक्सपेक्टिंग अ टैक्स रिलीफ, क्योंकि बहुत दूसरी जगहों पे उनका जो खर्चा हुआ ना वो, अब भाई इनकम तो उनकी मान लो सपोज किसी की ऐसी रह गई, मान लो कोई एम्प्लॉय है जो कि 10% का टैक्स रेट से इंटरेस्ट देता है, लेकिन मान लो बीच में उसके फैमिली के 4 लोगों को कोविड हो गया, 3 लोगों को कोविड हो गया, या दूसरे चीज़ों में उसके पैसे ज़्यादा चले गए हों, तो टैक्स तो वो इनकम के हिसाब से दे रहा है, लेकिन उसका इधर का जो खर्चा था, इसका इधर का जो बर्डन था ये नहीं देखा गया। तो गवर्नमेंट को टैक्स जो था वो कम करना चाहिए था। दिस इज व्हाट दैट कि टैक्स स्लैब जो था थोड़ा रिलीफ उसमें से मिलना चाहिए था, कुछ कंसेशंस में डिडक्शंस जो होते हैं उसमें कंसेशंस मिलने चाहिए थे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर एक्सपेक्टेड, बट वो चीज नहीं की गई। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज मिसिंग फ्रॉम दिस थिंग, है ना। तो वही चीज यहाँ पे एनालिसिस में जो मैंने बताया ना आपको, तो राजीव दीमरी जो है नेशनल हेड ऑफ टैक्स केपीएमजी ग्रुप के, उनका ये कहना था कि दिस वाज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज मेजर चेंज होना चाहिए था। जो बजट जो डिडक्शंस होते हैं उनमें कंसेशंस देखने को मिलना चाहिए था, और जो टैक्स स्लैब्स थे उनमें भी थोड़ा रिडक्शन देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कोविड के कारण, और वो जो रिलीफ था वो उनको नहीं मिल पाया। सो इट इज़ हायर बर्डन ऑन देम, है ना, इट्स मच हायर बर्डन ऑन देम। इसके अलावा एक चेंज किया गया है, ड्यूटी ट्विक्स किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ जो ड्यूटी ट्विक्स है, मतलब कि रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज को रेशनलाइज किया गया है, ताकि कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चीपली इंडिया में आ सके और फिर इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, ठीक है ना। तो कस्टम ड्यूटी थोड़ा रिड्यूस की गई है या रेशनलाइज की गई है टू बी फेयर। कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज करने का कारण क्या है? ताकि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की वो बढ़ाई जा सके। और कुछ जैसे क्या होता है, देखो कस्टम ड्यूटी लगा दी अगर हम, तो वो प्रोडक्ट महंगा हो गया इंडिया में, तो उसका इंपोर्ट मतलब वो महंगा पड़ता था, तो अब उसको रेशनलाइज किया जा रहा है, मतलब कस्टम ड्यूटी को थोड़ा रेशनलाइज किया जा रहा है, ताकि जो रॉ मटेरियल्स है वो भी आ पाए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वियरेबल और जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स है इनके प्राइजेस में भी थोड़ा रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। कस्टम ड्यूटी रेट आर बीइंग कैलिब्रेटेड टू प्रोवाइड अ ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर। तो कस्टम ड्यूटी जो है उसको रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि आप याद रख सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ न्यूसेंस टैरिफ जो रहेंगे 2.5% के आसपास, वो जरूर रहेंगे, ठीक है ना। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये न्यूसेंस टैरिफ क्या होता है। तो एक्चुअली डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत न्यूसेंस टैरिफ जो लिखा है, मैं आपको एक्जैक्टली डब्ल्यूटीओ की ही डेफिनेशन बता रहा हूं। देखो यहां लिखा है टैरिफ सो लो दैट इट कॉस्ट्स द गवर्नमेंट मोर टू कलेक्ट इट देन द रेवेन्यू इट जनरेट्स। मतलब कि डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग ये वो टैरिफ होता है जो इतना कम होता है कि गवर्नमेंट को इसको कलेक्ट करने में ज्यादा पैसा लग जाता है देन द रेवेन्यू इट जनरेट्स। एंड समटाइम्स अ टैरिफ दैट डज नॉट हैव एनी प्रोटेक्टिव इफेक्ट, इसका कोई प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, बट
बट सम कंट्रीज से दैट इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू रेज द रेवेन्यू, ठीक है ना। तो न्यूसेंस टैरिफ जो है WTO के अकॉर्डिंग ये वो टैरिफ है जिसको कलेक्ट करने में ज्यादा लगता है रादर देन द रेवेन्यू इट जनरेट्स। लेकिन कंट्रीज फिर भी कहती कि नहीं हमको कलेक्ट करने दो, और ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव मतलब वो नहीं इफेक्ट नहीं, इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इट द कंट्रीज डिफेंड इट इन ऑर्डर टू रेज द रेवेन्यू, ठीक है ना। तो न्यूसेंस टैरिफ जो रहेगा 2.5% का वो रहेगा। IFSC को काफी ज्यादा प्रमोशन किया गया है। गिफ्ट सिटी जो है ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गुजरात का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गुजरात को काफी ज्यादा इस बार बजट में उसको वैल्यू दी गई है। अब जैसे वहां पे काफी चीजें से उन्होंने बोला कि भैया जो IFSC है वहां पे हम फाइनेंसिंग, ऑफशोर फंड मैनेजमेंट, ऑफशोर बैंकिंग एक्टिविटीज, ये सारी हम एक्टिविटीज जो है वहां पे शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। उनको इनकम टैक्स इंसेंटिव देंगे, ठीक है ना, इनकम टैक्स इंसेंटिव देंगे किस चीज को, जो वहां पे फाइनेंसिंग होगी, जो वहां पे मतलब कि लीजिंग एक्टिविटी होगी, ऑफशोर बैंकिंग एक्टिविटीज होंगी, इन सब में हम उनको टैक्स में बचत देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि IFSC में जो सर्विस मैनेजमेंट सर्विसेज है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो IFSC के अंदर होंगी, दैट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, है ना। तो कुल मिला के अट्रैक्ट करने का ये भी मेथड है, भैया जो IFSC के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होंगी वो एग्जेम्प्टेड रहेंगी फ्रॉम द टैक्सेशन एंड ऑल, है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे कैन ऑफर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशंस, है ना, ये भी है। और IFSC फैसिलिटेट करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ हाई एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, IFSC प्रोवाइड करेगा हाई एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है, कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वो सेटअप किया जाएगा, है ना, फॉर टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, है ना, टाइमली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल आपका आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में ही सेटअप किया जाएगा। तो ये काफी प्रोविजंस थे जो बजट में गिफ्ट सिटी के रिगार्डिंग जो उसको बेनिफिट दे रहे थे। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टैक्स और सरचार्ज रिलीफ दिया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टैक्स और सरचार्ज रिलीफ दिया जा रहा है इन द लाइंस ऑफ कंपनीज ओनली। तो अब देखो पहले क्या होता था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनको अभी तक मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता था 18.5% का, ठीक है ना। याद रखिएगा कोऑपरेटिव्स जो थे उनको अभी तक जो टैक्स देना पड़ता था वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 18.5% का देना पड़ता था। कंपनीज को देना पड़ता है 15% के रेट पे, ठीक है ना। याद रखिएगा अभी तक कोऑपरेटिव्स को जो टैक्स देना पड़ता था वो 18.5% का देना पड़ता था, एंड दूसरा जो कंपनीज पे कर रही थी वो 15% पे कर रही थी। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी 15% का ही मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा जो सरचार्ज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो 12% से घटा करके 7% किया जाएगा फॉर अ टोटल इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की इनकम अगर आपकी हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो आपका जो सरचार्ज अभी तक 12% के रेट से लगता था वो रिड्यूस होकर 7% पे लगेगा। तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक रिलीफ ही दिया जा रहा है, दैट इज अ रिलीफ, दैट इज अ गुड थिंग, है ना। तो ये आपको याद रखना है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो मतलब कि टैक्स में जो उनको रिलीफ दिया जा रहा था, अभी वो था 31 मार्च 2022 तक के लिए, मतलब 31 मार्च 2022 तक जो स्टार्टअप्स खुलेंगे ये उनको 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन दिया जा रहा था। अब ये बढ़ा करके 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया और कहा गया कि भैया 31 मार्च 2023 तक अगर आप स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो तो आपको फिर 3 साल का टैक्स रिलीफ बेसिकली यू विल बी प्रोवाइडेड विद दैट, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है और ये काफी अच्छा भी है। एनालिसिस अगर मैं इसका बताऊं तो ये दैट्स अ गुड इशू स्टेप, क्योंकि ये अच्छा स्टेप क्यों है, क्योंकि इससे क्या प्रमोट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी। और इंडिया में इस समय पता ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप यूनिकॉर्न कंपनीज कितनी ज्यादा प्रमोट हो रही हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। आगे देखते हैं फर्म्स एग्जिट प्रोसेस टू गेट शॉर्टर। अब जैसे कोई कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, वो एग्जिट करना चाहती है, मतलब वो कंपनी बंद करना चाहते हैं क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो अभी तक क्या था कि उनका जो प्रोसेस था वो 2 साल तक खिंचता था, 2 साल की मतलब 2 साल उनको मिनिमम होने चाहिए थे ये। तो अब उसको पेश करने के लिए, उसको तेज करने के लिए एक सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूनियन बजट ने बोला है कि एक सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, जिसका नाम रहेगा सी
पेस, इसको लिख लीजिए आप लोग सी पेस। तो सी पेस यानी कि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। अब ये स्पीडी विड्रॉल वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नाउ द सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी सी पेस विद प्रोसेस री इंजीनियरिंग will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from currently required 2 years to less than 6 months, है ना। currently required 2 ईयर से घटा करके 6 मंथ या उससे कम में ये वाइंडिंग अप की प्रोसेस जो है वो हो जाएगी। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये सी पेस के द्वारा ही हो पाएगा, है ना। सी पेस यानी कि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, याद रखिएगा इसको। आगे देखें, डिफेंस आउटले विटनेस मार्जिनल इंक्रीज। अब यहाँ पे डिफेंस में आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए जो कंटिन्यूइंग द पुश है मेक इन इंडिया इन डिफेंस, गवर्नमेंट ने क्या किया, एडिशनल मेजर्स लिए हैं टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूसिंग द इंपोर्ट। तो यहाँ जो पोर्टफोलियो है डिफेंस का, जो एलोकेशन है डिफेंस का, दैट हैज गॉन अप मार्जिनली टू 5.25 लाख करोड़, जिसमें मतलब कि 4.43% हायर है देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, है ना। लास्ट ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 4.43% हायर एलोकेशन डिफेंस को दिया गया है, जिसमें कि एक उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी, एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला नोडल बॉडी बनाई जाएगी फॉर वाइड रेंजिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके लिए एक अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है ना। और इसमें जो बजट में जो प्रोविजन किए गए हैं उसमें तो काफ़ी कुछ आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी जाएगा। सो दैट हैज़ बीन सेट बाय दिस, है ना। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी इंक्रीज किया गया, 8.1% का टेक्सटाइल सेक्टर को एलोकेशन दिया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में जो सबसे मेजर एलोकेशन है वो याद रखिएगा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है ना। याद रखिएगा वो किसके लिए है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए है। एंड इसके अलावा जो आपका यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये भी टेक्सटाइल सेक्टर में जाएगी। टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना। टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है। इसके अलावा आपका याद रखिएगा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसके लिए भी एडिशनल फंड दिया जाएगा, है ना, याद रखिएगा। एंड प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन बनाए जाएंगे। अपैरल पार्क्स स्कीम जो है, अपैरल, ये सारी टेक्सटाइल की रिलेटेड स्कीम्स है ना। इन सबको बजट में एलोकेशन दिया गया है और दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, है ना। टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोशन मिलने से भी काफ़ी वहाँ पे भी जॉब इंप्रूवमेंट, जॉब बूस्ट, ये सब चीज़ें हो सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एमएसएमईज की एक्सटेंड कर दी गई है टिल मार्च 2023। तो यूनियन बजट ने किया है, अनाउंस किया है दैट फॉर द एमएसएमई के लिए बहुत ज़्यादा प्रोविजंस तो नहीं है, बस एक ये चीज़ की गई है कि एक्सटेंशन ऑफ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये याद रखिएगा ECLGS। अगर आपसे कोई पूछे ECLGS क्या है, तो ECLGS क्या है आपका, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है और इसको मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत बेसिकली जो एडिशनल क्रेडिट है एमएसएमईज को वो प्रोवाइड किया जाता है, इमरजेंसी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है टू द एमएसएमईज एंड ऑल, है ना। और कोविड को देखते हुए इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। सो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, एक अच्छी चीज़ भी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि रोल आउट की जाएगी रैंप नाम से। रैंप मैंने आपको कल ही बताया था, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। तो ये 6,000 करोड़ 5 सालों के लिए निकाला गया है और इसमें बेसिकली वही कि जो एमएसएमईज है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ठीक है ना। इसके अलावा बजट ने एडिशनल फंड MEN मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिया है फॉर तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान और 600 करोड़ लगभग म्यांमार के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अफगानिस्तान के ऊपर एक्सपेंड करने के लिए 200 करोड़ रुपए दिया गया है एंड डेडिकेटेड 600 करोड़ विल बी फॉर द म्यांमार ऑल्सो, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जो बिगेस्ट एलोकेशन है वो भूटान को दिया गया है। भूटान हैज़ रिसीव्ड द बिगेस्ट एलोकेशन एंड ऑफ 2266 करोड़ लगभग, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद भी रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, MEA के लिए करती है कई बार।
और मॉरिशियस को सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है, लगभग 900 करोड़ का मॉरिशियस के लिए दिया गया है। अफ्रीकन कंट्री है, उसको टारगेट किया गया है। एंड दैट इज बांग्लादेश और नेपाल को भी बजट एलोकेशन में दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आगे मूव करें तो ग्रीन बॉन्ड्स की बात की है इस बार के बजट में। ग्रीन बॉन्ड्स यानी कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको याद है ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसमें गोल्ड बॉन्ड्स ऐसे पेपर के फॉर्म में गोल्ड रहता है, वैसे अब ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी फंडिंग के लिए बेसिकली ग्रीन बॉन्ड्स किए जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे और उसके थ्रू पैसा इकट्ठा करके फिर फंड्स का यूज़ करके इन प्रोजेक्ट्स को चालू किया जाएगा। सो दैट इज़ अ बिग थिंग विच बिग पुश, एंड ये कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एनालिसिस यही है, कार्बन न्यूट्रलिटी को अगर आपको अचीव करना है तो इस तरीके के जो स्कीम्स उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फंडिंग बहुत ज़्यादा लगेगी अगर टेक्नोलॉजी शिफ्ट या एनर्जी ट्रांजिशन आपको करना है तो। एंड ऐसे में आपको फिर पैसे की जो ज़रूरत पड़ेगी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। डिजिटल रुपी विल अराइव इन द मार्केट, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए डिजिटल बेसिकली कहना चाहिए कि यूज़ किया जाएगा, डिजिटल रुपी जो है वो बनाया जाएगा, है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा इसको। और ये जो डिजिटल रुपी है ये आरबीआई द्वारा इशू किया जाएगा। आरबीआई विल बी इशूइंग दिस डिजिटल रुपी, आरबीआई इसको इशू करेगी। एंड ये एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी का अल्टरनेटिव के रूप में रहेगा। इट विल बी यूज एज अल्टरनेटिव टू क्रिप्टो करेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी को ना मना किया गया है ना हाँ किया गया है, बस रादर देन दैट क्या किया गया है कि ये बोला गया है कि हाँ इसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। सो दैट इज अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखनी है इसके बारे में, है ना। इसको आप याद रखिएगा। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करेगी 2022-23 में, ठीक है ना, 2022-23 में स्टार्ट करेगी। अदरवाइज जो बेसिकली वर्चुअल एसेट्स हैं और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्रिप्टो करेंसीज या नॉन फंजिबल टोकन है, उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 30% का टैक्स जो है वो अप्लाई किया है, 30% का टैक्स उन्होंने लगाया है फॉर दैट, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। 16% हाइक इन द हेल्थ केयर सेक्टर एलोकेशन। तो जो गवर्नमेंट ने पैंडेमिक को देखते हुए जो एलोकेशन इंक्रीज किया है, तो इन 2021-22 जो बजट डॉक्यूमेंट है, इट शोज दैट सेंटर एंडेड अप स्पेंडिंग 82,920 करोड़, ठीक है ना। तो 82,920 करोड़ था, एंड नियरली 11,000 करोड़ मोर देन द बजट एस्टिमेट। दिस वाज लार्जली इन द फॉर्म ऑफ ग्रांटिनेट्स टू द स्टेट। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि 2021-22 में 82,920 करोड़ यानी कि लगभग 11,000 करोड़ बजट एस्टिमेट से ज़्यादा उन्होंने ग्रांटिनेट्स के रूप में दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोविड को देखते हुए, कोविड इमरजेंसी रिस्पांस को देखते हुए लगभग 16% से ज़्यादा का जो एलोकेशन है ना, दिस ईयर इट हैज नाउ इट प्रपोजेस टू स्पेंड अराउंड द सेम 83,000 करोड़ ओवर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इस बार 83,000 करोड़ का लगभग वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। मतलब कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितना उन्होंने लास्ट ईयर किया था उतना ही इस बार उन्होंने नियरली बजट का एस्टिमेट रखा है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर बजट का एस्टिमेट लास्ट ईयर देखा जाए तो 71,000 करोड़ का ही था, है ना। इट वाज 71,000 करोड़ ओनली, वो तो 82,000 करोड़ लग गया, थोड़ा ज़्यादा लग गया। अदरवाइज जो एलोकेशन था वो 71,000 करोड़ का ही था। इस बार एलोकेशन 83,000 करोड़ का है, लेकिन एक्चुअली में जो खर्चा हुआ था लास्ट ईयर उतना ही लगभग रखा गया है। तो एक तरीके से देखो, कुछ लोग इसको एनालिसिस ऐसा कर रहे हैं, देखो अगर आप 71,000 करोड़ से जोड़ेंगे तब तो आपको दिखेगा कि भैया 16% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन एक्चुअल जो खर्चा हुआ था वो तो 82,900 करोड़ ही हुआ था। तो एलोकेशन मतलब कि ओवरऑल सेम रखा गया है, जबकि हेल्थ में आपको एलोकेशन क्या करना चाहिए था, ज़्यादा करना चाहिए था, है ना। तो ज़्यादा की उम्मीद थी ना, लेकिन एलोकेशन मोर और लेस सेम रखा गया है। तो ये भी एक, कई लोग इसको एनालिसिस करते हैं कि भैया जो सोशल सेक्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब था, इसको आपने प्राइमा फेसी फोकस नहीं दिया, आपने इंजन्स ऑफ ग्रोथ पे फोकस की, लेकिन उस इंजन ऑफ ग्रोथ में जो सबसे उसका ड्राइवर है, जो ह्यूमन मैन पावर रिसोर्स है, उस पर आपने फोकस नहीं किया। तो जब आप एनालिसिस लिखेंगे ना तो ये चीज़ ज़रूर आप मेंशन करिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक चीज़ को ज़रूर एक्नॉलेज किया है, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने, जो मेंटल हेल्थ सेक्टर को बूस्ट दिया गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। कोविड के बाद भी बहुत सारा आपको देखा होगा आपने कि मेंटल प्रेशर, मेंटल जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जिसमें कि आपका डिप्रेशन और ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ को काफ़ी तवज्जो दी है, और फिनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी कहा कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है काफ़ी एक्सेंचुएटेड थी, काफ़ी बढ़ गई थी, एंड शी हैज़ टोल्ड दैट 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स विल बी लॉन्च।
23 लगभग टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। और टेली मेंटल हेल्थ क्या होगा, मतलब दूर से अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेंटल हेल्थ के बारे में आपको डिस्कशन करना है, ये सब करना है तो आप कर सकते हो। इसका जो नोडल सेंटर रहेगा वो निमहंस रहेगा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो है बेंगलुरु में, वो उसका नोडल सेंटर रहेगा। और जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो IIT बैंगलोर, कल मैंने IIT बॉम्बे बोल दिया था, बस ये एक चेंज था। कल के पूरे बजट वीडियो में केवल एक यही गलती हो गई थी कि IIT बॉम्बे मैंने बोल दिया था, IIT बैंगलोर है बेसिकली। तो IIT बैंगलोर से टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा निमहंस को। ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कई लोगों ने इसको डिसअपॉइंटिंग बजट भी बोले, जैसे के सुजाता राव जो फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी, उनका कहना है कि इट्स अ डिसअपॉइंटिंग बजट फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, है ना। एंड हमको ये देखना है कि रोड्स एंड पोर्ट्स डोंट मेक सेंस इफ पीपल्स आर नॉट लिटरेट इनफ, है ना। अगर हेल्दी नहीं है लोग और लिटरेट नहीं है तो फिर रोड्स एंड पोर्ट्स का आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज वॉट के सुजाता राव हैज सेड, द फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी। उनका कहना है कि इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग बजट इन दैट सेंस, है ना। इसके अलावा एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी फॉर एनिमेशन गेमिंग सेंटर। तो AVGC सेक्टर जो है, ये लिख लेना आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना, पूछ सकते हैं। AVGC यानी कि आपका जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, ये जो चार सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर है, इसको प्रमोशन देने के लिए, इसके पोटेंशियल को टैप करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि इस सेक्टर में होने वाले क्या क्या सुधार है, इनको कैसे फिलअप दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा फॉर मतलब कि पुश फॉर प्रमोशन ऑफ ड्रोन्स भी कहा गया है। जैसे मैंने किसान ड्रोन्स कल आपको बताया था। किसान ड्रोन क्या करेंगे, जैसे आपको न्यूट्रिएंट्स डालने हैं सॉइल में, फील्ड में, या आपको पेस्टिसाइड्स डालने हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। लैंड का असेसमेंट आपको करना है तो आप लैंड असेसमेंट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन्स को काफ़ी पुश दिया गया है। फार्मर्स यूनियन ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है बजट को और कहा है कि भैया ये तो एटीट्यूड ऑफ रिवेंज था गवर्नमेंट का। मतलब कैसा लग रहा था, जैसे फार्मर्स के अगेंस्ट रिवेंज लेने का गवर्नमेंट ने सोचा, इसलिए उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। ज़्यादातर फार्मिंग सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं मिला, फार्मर्स को लिए कोई ऐसा कोई खास स्टेप नहीं लिया गया। डबल जो फार्मर्स इनकम की करनी थी आपको, उसका कोई मेंशन तक, जिक्र तक नहीं किया गया, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का, है ना। तो ये एक रिवेंज का जो था वो कहना चाहिए। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर में ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी को ज़रूर इंक्लूड करने की काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। स्टार्टअप फंड को भी किया गया कि भैया आप एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई अगर आप नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो तो आपके लिए बेसिकली दैट विल बी गुड थिंग, है ना। नाबार्ड को इसके लिए अलग से पैसा भी दिया गया कि भैया एग्रीकल्चर टेक में जो स्टार्टअप्स हैं उनको पैसा आप दे सकते हो, है ना। एग्रीकल्चर टेक या जो भी टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें आप पुश कर सकते हैं उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा पुश है, रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया है रेलवेज के लिए 1.37 लाख करोड़ का। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई स्पीड रेलवेज, वंदे मातरम एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये भी रेलवे से रिलेटेड कि जितने भी स्टेशन हैं उनमें एक प्रोडक्ट को स्पेशलिटी बनाया जाएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को भी किया गया है ना। 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया जाएगा जिसमें कि कवच टेक्नोलॉजी, कवच हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जो कि सेफ्टी के लिए, कवच याद रखिएगा, कवच इज फॉर सेफ्टी टेक्नोलॉजी, रेलवेज की कवच, और उसको इसके माध्यम से 2000 करोड़ का लगभग रेलवेज का बनाया जाएगा। और 20,000 करोड़ 2000 किलोमीटर, करोड़ मैंने बोल दिया, 2000 किलोमीटर का रेलवे बनाया जाएगा और 20,000 किलोमीटर का आपका रोडवेज बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा पुश दिया गया है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा PM गति शक्ति सबसे बड़ा प्रोग्राम था, PM गति शक्ति को ही सबसे तक फ्लिप भी दिया गया है ना, PM गति शक्ति को। एंड उनको यही कहना है कि PM गति शक्ति के अंदर वो कार्गो टर्मिनल्स बनाए गए, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरऑल जितना भी जो भी सेक्टर में कमी दूसरे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगी, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कम हो जाएगी, मतलब वहाँ पर सारी हो गई है। इसके अलावा अर्बन पॉलिसीज़ के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जिसमें कि आपका उस कमेटी में पैनल में अर्बन प्लानर्स रहेंगे, अर्बन इकोनॉमिस्ट रहेंगे, इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जो कि रिकमेंडेशन देंगे ऑन द पॉलिसीज़ कि अर्बन पॉलिसीज़ कैसी हों, अर्बन डेवलपमेंट किस तर्ज पे किया जाए, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी, है ना। एंड इट विल बी फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग, बाई लॉज, टाउन प्लानिंग स्कीम्स, तो इन सब का मॉडर्नाइजेशन भी किया जाएगा। दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पे बजट में बोली गई। और AICTE को कहा गया कि भैया आप अपने सिलेबस में कुछ इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करिए जिसमें अर्बन प्लानिंग या ये सब के कोर्स आए, है ना। That is the thing which is important.
इसके अलावा एक नया एसईजी लॉ जो है वो प्रपोज कर रही है गवर्नमेंट। अब एसईजी लॉ आपको याद होना चाहिए 2006 में आया था, दिस वाज ब्रॉट इन 2006। और एसईजीज जो है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से वहाँ पे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, मतलब कि टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है ना। एंड 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन होता है एन एक्सपोर्ट इनकम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। फिर नेक्स्ट 5 में 50% होता है एंड 50% ऑफ द प्लोट बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट फॉर अनदर 5 ईयर्स, है ना। ये सारी चीज़ें बेनिफिट जो है वो एसईजेड यानी कि आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मिलता है। अब जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को चेंज करके एक नया लॉ लाया जाएगा। दिस इज व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड, बट उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या होगा। मनरेगा का जो एलोकेशन है उसमें कट देखने को मिला है 25% का। एंड दिस इज अ बिग कट, छोटा मोटा कट नहीं है, बड़ा कट है। और पेमेंट ऑलरेडी बची हुई थी। और मनरेगा तो एक तरीके से बीकन वो था, होप का बीकन था। कोविड के टाइम पे लोग, इतने सारे लोग जो मनरेगा में काम कर रहे थे ना, तो अब ये किस तरीके से काम होगा, दैट इज़ अ बिग थिंग। डिजिटल यूनिवर्सिटी एंड ई कंटेंट फॉर स्कूल्स प्लान। अब डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, है ना। सेंटर ने प्रपोज किया कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जो कि डेवलप करेगा ई कंटेंट डेवलप करेगा, है ना। और ई विद्या प्रोग्राम है, आप सबको पता होगा ई विद्या, जिसमें जो एजुकेशनल टीवी चैनल्स हैं उनको 12 से बढ़ा करके 200 किया जाएगा। ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम है जिसमें 12 से बढ़ा करके 200 एजुकेशनल चैनल्स किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी कई लोगों ने इसका अपोज किया। उन्होंने ये कहा कि भैया आपको स्कूल्स में खर्चा करना चाहिए था, आपको टीचर्स के रिक्रूटमेंट में खर्चा करना चाहिए था, आपको सोचना चाहिए जो फिजिकल एजुकेशन उसको आप रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो टेक्निकल एजुकेशन से, टेलीविजन के माध्यम से। लेकिन कोविड में हमने साफ साफ देखा कि कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड है इस देश में कि आधे लोग तो सीख ही नहीं पाएंगे। और ऐसे में फिर भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ई कंटेंट और ये चैनल्स को प्रमोट करना, दैट इज़ नॉट वेरी थॉट ऑफ थिंग। इसके बजाय आपको स्कूल्स बनाने चाहिए थे, आपको स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए था, टीचर्स के रिक्रूटमेंट करने चाहिए थे। तो दैट इज द थिंग विच वाज द थिंग, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ीज, नए न्यू जनरेशन आंगनवाड़ीज डेवलप करने का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सक्षम आंगनवाड़ीज बोला जा रहा है, सक्षम आंगनवाड़ी बोला जा रहा है, एंड पोषण 2.0, है ना। इसमें जो है स्पेशल आंगनवाड़ीज को थोड़ा एक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाई जाएगी। न्यू जनरेशन, उनकी जो हाइजीनिक कंडीशंस है, ऑडियो विजुअल उनके एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो वीडियोज़ के माध्यम से सिखा सकें, है ना। एंड सक्षम आंगनवाड़ीज मतलब कि आंगनवाड़ी सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। पोषण अभियान के अंतर्गत जो एडोलसेंट स्कीम, एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, और इसके अलावा एक नेशनल क्रीच स्कीम भी है जिसमें महिलाओं को, उनके बच्चों को रखने के लिए, पालन पोषण के लिए क्रीच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। एंड बेसिकली दैट इज द थिंग विच वाज देयर। इसके लिए भी काफ़ी अच्छा फिलिप दिया गया है। बोल्ड एफर्ट टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ। यहाँ पे कुछ एनालिसिस ने कहा कि ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है, मतलब कि गवर्नमेंट ही बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, गवर्नमेंट ही हर जगह लगा रही है। लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर सकता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर को। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं आपको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसका कुछ भी नहीं जिक्र किया गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन दोनों ही कम है और उसको बढ़ाने के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपोज किया कि भैया जो आपको रूरल एरियाज़ में जो खर्चा करना चाहिए था वो ओवरऑल श्रंक हुआ है। रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो खर्चा करना चाहिए था वो ओवरऑल श्रंक हो गया, उसमें कमी देखने को मिली है ना। सो दैट शुड नॉट हैव हैपन। मनरेगा का जो कट है वो बहुत बड़ा कट है ना। हेल्थ सेक्टर में आपने जैसे जितना आपको बढ़ाना चाहिए था उतना आपने नहीं बढ़ाया। मेंटल हेल्थ पे ज़रूर आपने ध्यान दिया, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन आपको जितना बढ़ाना चाहिए था हेल्थ सेक्टर में ओवरऑल वो आपको इंक्रीज़ नहीं देखने को मिलेगा। फिर कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि दीपा सिन्हा का कहना है कि ये बिट्रेयल है टू द सोशल सेक्टर, जहाँ पर उनको हेल्प की ज़रूरत थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो, हर जगह उनको हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन वो देखने को नहीं मिली। टीवी चैनल्स, आप 1 टीवी चैनल बना रहे हो, लेकिन आप वहीं पे देख रहे हो कि टीवी ही नहीं है आधे लोगों के पास, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे देखेंगे। तो ये आपको सोचना चाहिए कि डिजिटल डिवाइड इतना ज़्यादा है कि पहले आप वो दूर करो या तो, है ना, इसके बाद आप कोई स्कीम ला सकते हो। बच्चों के पास टीवी है नहीं, आप टीवी चैनल्स बढ़ा रहे हो, आप बोलते हो कि टीवी चैनल क्यों नहीं देख रहे हैं, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग जो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। एंड इन्होंने कहा कि भैया जो विलेजेस हैं विच आर अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर, द विलेजेस विच आर अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर, वहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे, है ना। मतलब जो नेबरिंग कंट्री है, मतलब कि हमारे चाइनीज़ कंट्री है, उसने मॉडल विलेजेस बना रखे हैं LAC के पास। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो बॉर्डर एरियाज़ उनकी कनेक्टिविटी अच्छी रहे, बॉर्डर एरियाज़ के जो विलेजेस हैं वहाँ तक कनेक्टिविटी अच्छी रहे, इसके लिए उन्होंने कहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एलोकेशन 7 सालों में
सबसे ज़्यादा इस बार का रहा है, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। एक सिरुवानी डैम है, सिरुवानी डैम याद रखिएगा, कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है। सिरुवानी डैम कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है। एंड सिरुवानी डैम के पानी की रिलीज़ को बढ़ाने की बात कर रहा है तमिलनाडु से, है ना। तमिलनाडु ने कहा कि भैया इसके पानी को थोड़ा बढ़ाए। एंड ये सिरुवानी डैम आपका पलक्कड़ केरला में लोकेटेड है, तो ये इसका नाम और इसकी लोकेशन याद रखेगा। एंटी फार्मर बजट, सिसोदिया जी ने कहा है कि ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के, इन्होंने कहा कि ये एंटी फार्मर बजट है। ऑब्वियस सी बात, हमने देखा कि फार्मर्स के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, है ना। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, देखो ये एक जो उन्होंने फैक्चुअल पॉइंट बोला, इसको लिख लीजिए। शेयर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द बजट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 3.84%, है ना। इसको शेयर ऑफ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर इसको रिड्यूस किया गया। ओवरऑल बजट का जो शेयर था ये, उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। मतलब पहले ये बजट का 4.25% रहता था, अब ये बजट का केवल 3.84% ही रह गया है। एंड हेल्थ सेक्टर को निगलेक्ट किया गया। ओवरऑल इसको जीरो बजट इन्होंने बोला है, ठीक है ना। इट्स अ जीरो बजट एज पर द मनीष सिसोदिया एंड ऑल, इसको याद रखेगा। आगे देखते हैं, एमनेस्टी लेबल्स इजराइल एज अपार्थाइड स्टेट। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लेबल कर दिया इजराइल को एज अपार्थाइड स्टेट दैट ट्रीट्स पैलेस्टीनियंस एज इन्फीरियर रेशियल ग्रुप। तो यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल को कह दिया कि भैया आप एक अपार्थाइड स्टेट हो और आप ट्रीट करते हो, बेसिकली आप ट्रीट करते हो इजराइल को, मतलब पैलेस्टीनियंस को एज इन्फीरियर रेशियल ग्रुप, तो इसलिए इनको अपार्थाइड स्टेट कह दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में अगर आपको बताऊं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में बनी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरी पर्सन एंजॉयज ऑल द ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब अडॉप्ट हुआ था, 1948 में अडॉप्ट हुआ था। एंड इट रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पहली बार फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था। एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल बनी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लंदन बेस्ड, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स अगर कुछ है तो। सो यहाँ पर एक लास्ट है, FTA टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो FTA बेसिकली इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो उसकी बात चल रही है ना। एंड द प्रपोज पैक्ट विद ब्रिटेन विल हेल्प डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। अगर ये FTA सक्सेसफुल होता है तो इंडिया और ब्रिटेन का जो ट्रेड है वो डबल हो जाएगा बाय 2030, गवर्नमेंट ने कहा है। FTA क्या होता है, FTA एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज जहाँ पर अलाउ करते हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड फ्रॉम बोथ द साइड्स। फ्री फ्लो मतलब उसके ऊपर कोई ड्यूटी, कोई कस्टम इस तरह से नहीं लगाया, टैरिफ्स नहीं लगाए जाते। तो ऑल द टैरिफ बैरियर्स आर रिमूव्ड टू बूस्ट द ट्रेड विद वन अनदर। तो यूके और इंडिया जो है वो FTA की बातचीत चल रही काफ़ी पहले से, और अब ये कंप्लीट होने वाली, लेट्स सी कि कब कंप्लीट होती है। एक और चीज़ मैं आर्टिकल में आपको, जो सोशल सेक्टर वाला आर्टिकल था उसमें 2-3 रैंकिंग्स लिखी थी अपनी, तो वो मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ। लेट मी रिवाइज देम वंस अगेन, है ना। मैं इसलिए रिवाइज करा दूं ताकि आपका कुछ छूटे ना, कोई फैक्ट आपका ना मिस हो। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो लेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग जो है वो 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 101 आउट ऑफ 116 कंट्री 116 है। इसके अलावा रिकवरी के शेप्ड बताई जाती है। ऑक्सफैम रिपोर्ट निकालता है इनइक्वालिटी किल्स, और ऐसे में आपका जो बजट है उसमें ये सारी बातें की ही नहीं जाती हैं। तो दैट इज़ अ बिग थिंग ना, कि ये सब बातें आपको बतानी तो चाहिए थी, पुट को तो करनी चाहिए थी, तब तो जाकर के आपको समझ में आएगा लोगों को कि भैया बजट है क्या है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज वॉज इंपॉर्टेंट, ये मिस हो रहा था। सो दैट इज इट फॉर the day, friends. I hope you liked the video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.